हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन और मैं आपका स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस प्लेटफॉर्म पे जो कि पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। तो बाबू क्लास 9 के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है और उस ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करते हुए हमारा ये जो सफर है वो बाबू पहुंच चुका है आपके एक जबरदस्त शानदार चैप्टर के पास, जो कि है क्लाइमेट। ठीक है, इस चैप्टर का हमने एक सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम अपना ये सेकंड लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं और मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि हमने पिछले अपने सेशन के अंदर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बातें करी थी। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन सी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर में कवर करनी है। ठीक, उसके बाद हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, जिसमें हमने बेसिकली आपको टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन की कहानी बताई थी कि कैसे टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन बदल जाने से अलग अलग तरीके के पड़ने के चलते भारत का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो काफी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट हो जाता है। कैसे अलग अलग टेम्परेचर के चलते इंडिया के अंदर में जगह बदलने से और टाइम बदलने से दोनों ही परिस्थितियों में क्लाइमेट काफी अलग अलग तरीके का प्रिवेल करने लगता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन की बात करी थी। उसके बाद हमने अपना एक टॉपिक शुरू किया हुआ था जो कि था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एक जगह, धरती पर किसी भी एक जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर टोटल 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इन ऑल, जिसमें से हमने 2 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिया हुआ था। सॉरी, 2 नहीं, केवल एक लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे लैटिट्यूड बदलने से धरती के अलग अलग लोकेशंस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो अलग हो जाता है। ठीक, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोअर लैटिट्यूड्स पे रहते हो, यानी इक्वेटर के पास अगर आप रहते हो, तो जनरली हॉट क्लाइमेट महसूस करते हो। और जैसे दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों ही हेमिस्फीयर में आप लैटिट्यूड से दूर जाते हो तो आपको क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा कोल्डर होने लगता है। ठीक है, और नजदीक रहते हो तो क्लाइमेट जो होता है वो हॉट रहता है। ठीक, उसी तरह इसमें भी काम करेगा। दूर जाइएगा, ठीक, यानी आप पोल्स के तरफ जाइएगा, आपको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा। इक्वेटर के पास रहिएगा, आपको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगा। और बीच वाले इलाके में इधर इधर और इधर आपको टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। इसकी बात हमने अपने पिछले सेशन में कर ली हुई थी। अब हमारा जो क्लाइमेटिक कंट्रोल टॉपिक है उसका अगला क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या रहने वाला है उसकी बात हम लोग करेंगे। यानी हमारा नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंट्रोल है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड किसी एक जगह के क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसको समझने से पहले हम लोग एल्टीट्यूड को डिफाइन करेंगे। आप मैथ्स भी पढ़ते होंगे, मैथ्स के अंदर में भी आपको एल्टीट्यूड शब्द मिला होगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल एज्यूम करते हो तो इसके एक वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पे डाला गया एक ऐसा परपेंडिकुलर जो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, इज नोन एज एल्टीट्यूड। इसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। तो उसी तरह से अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, अपने अर्थ के रिस्पेक्ट में भी एल्टीट्यूड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान करके परपेंडिकुलर हाइट को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वर्टिकली, ठीक है, हम एल्टीट्यूड एज्यूम करके देखेंगे। जैसा यहां पे आप देखिए, हमने इस साइड को अपना रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है और इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है वर्टिकली, इसी को एल्टीट्यूड कह रहे हैं। तो इन द सेम वे हमारे अर्थ पे हम क्या करते हैं, सी लेवल को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सी लेवल हो गया, तो सी लेवल से जो परपेंडिकुलर हाइट आपको अपने अर्थ सरफेस पे देखने को मिलता है उसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड।
मान लीजिए हॉरिजेंटली ये आपका अगर अर्थ सरफेस है तो इस पे ये जो वर्टिकल चीज दिख रहा है, इसी वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड यहां फिगर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज योर सी लेवल, और इस सी लेवल से धरती के सरफेस पे अलग अलग चीजों का ये जो परपेंडिकुलर हाइट मिलता है, इसी परपेंडिकुलर हाइट को आप एल्टीट्यूड कहोगे। जैसे इस लोकेशन पे अगर आप रहो तो इसका एक परपेंडिकुलर हाइट होगा अपना फिक्स, इस जगह पे आप जाते हो इसका अपना एक परपेंडिकुलर हाइट होगा, ठीक, फिर इस जगह पे आते हो इसका अपना एक परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो यही ये वाला चीज, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रहा है आपको, यही इसका क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो अर्थ सरफेस पे आप देखते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, कुछ प्लेन्स इलाके होते हैं, कुछ हिली एरियाज होते हैं, कुछ फिर माउंटेनियस इलाके भी होते हैं। तो अलग अलग हाइट पे हमें जाहिर सी बात है कि जब सी लेवल के रेफरेंस पॉइंट से जज करके देखेंगे तो हर अपने एक पोजीशन पे आपको एक फिक्स एल्टीट्यूड मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो एल्टीट्यूड जो होता है वो कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ये हमारा यहां समझने वाली बात है। एल्टीट्यूड को तो समझ गए, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द सी लेवल ऑफ एनी प्लेस ऑफ एनी लैंडफॉर्म इज नोन एज एल्टीट्यूड। किसी भी जगह का, ठीक है, अर्थ सी लेवल के रेफरेंस पॉइंट में जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट मिलता है, उसी परपेंडिकुलर हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को कंसीडर कराता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये समझने वाली बात है। देखिए बाबू, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो तो एयर प्रेशर कम होने लगता है, लो होने लगता है, एयर प्रेशर सॉरी हाई होने लगता है, और आपका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। यहां पे आप देख सकते हैं फिगर के अंदर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको यहां पे फील होगा, सी लेवल पे फील होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा बाबू वो कहां पे फील होगा, सी लेवल पे फील होगा, यहां पे, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तो इधर टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है। यानी एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी टेम्परेचर जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, कहां, हायर एल्टीट्यूड्स पे। और लोअर एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और प्रेशर जो होगा वो कम रहेगा। प्रेशर कम रहेगा और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, कहां, सी लेवल पे, नजदीक सबसे निचले एल्टीट्यूड पे आपको प्रेशर कम देखने को मिलता है और टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो वही बात यहां पे बोला गया है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो लेस डेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि जो हिली एरियाज होते हैं वो गर्मी के दिनों में थोड़ा कूल रहते हैं। आप देखते हैं गर्मी की छुट्टियों में हम लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे नॉर्मल प्लेन्स इलाके की तुलना में वहां का जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है। क्यों, बिकॉज दीज प्लेसेस आर लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड्स कंपेयर टू अस। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे टेम्परेचर कम मिलेगा, कूल क्लाइमेट मिलेगा, और लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहेंगे तो आपको क्लाइमेट कैसा मिलेगा, हॉट मिलेगा। तो एल्टीट्यूड ऐसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है कि आप लोअर एल्टीट्यूड्स पे गर्मी महसूस करोगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे ठंडी महसूस करोगे। तो ये तो रहा आपका असर किसका, एल्टीट्यूड का क्लाइमेट पे। तो अगर इसको कंक्लूड करके बोला जाए तो एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक, वी रिसीव कूल क्लाइमेट कंडीशंस, whereas at lower altitudes we receive hotter climatic condition। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ अ प्लेस, ये जो रहता है बाबू ये भी काफी ज्यादा डिसाइड करता है किसी एक जगह के क्लाइमेट को। देखिए आप सबसे पहले ये आपको इस फिगर में समझना है, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। तो ये रहा आपको इक्वेटर
और इक्वेटर, और ये रहे आपको ये वाला, इधर जाते हो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर आते हो ये मिलेगा आपको साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये 2D फिगर में ऊपर नीचे दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे नहीं समझना है, ठीक है, इसको आपको समझना है इक्वेटर से दूर, इक्वेटर से दूर, इधर नॉर्थ डायरेक्शन में दूर और इधर साउथ डायरेक्शन में दूर। यानी अगर हम धरती को हॉरिजेंटल मान ले, ऐसे मान ले, हॉरिजेंटली मान ले, मान लीजिए कि ये आपकी अगर अर्थ हो गई, तो ये बीच वाला जो पोर्शन हमें देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको क्या, इक्वेटर, और इधर मिलेगा आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर मिलेगा आपको साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इधर ये इक्वेटर हो गया सेंटर वाला, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न पोल्स, उसी तरह इधर मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहां अगर हम इसको हॉरिजेंटली लाते हैं, यहां पे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ हो गया और ये हो गया आपका इक्वेटर, तो ये हो गया आपको किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड, ये मान लीजिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, उसी तरह ये साउदर्न हेमिस्फीयर का हो गया, ठीक है, यानी ये मिल गया आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, ये मान लेते हैं आपका इक्वेटर है। तो अब देखिएगा जरा, आप जानते हैं कि सन का जो रेज पड़ता है, मान लो यहां पे आपको सन है, इधर सन है, तो इक्वेटर के आसपास जो होगा इसका डायरेक्ट रेज पड़ता है, लेकिन पोल्स के इलाकों में इसका जो रेज पड़ता है वो कैसा पड़ता है, वो स्लैंटेड पड़ता है। तो सबसे ज्यादा सन रेज जो होगा वो इक्वेटर वाला इलाका रिसीव करेगा। तो अगर अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा हीट यहां पे रिसीव होगा, जहां पे हीट रिसीव होगा सबसे ज्यादा वहां का टेम्परेचर हो जाएगा हाई, यहां पे आपको मिल जाएगा हाई टेम्परेचर और इधर आपको मिल जाएगा लो टेम्परेचर। जब यहाँ का टेम्परेचर बाबू हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ का हाई होगा, तो यहाँ का प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर, कैसा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर रहेगा हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर। यानी अगर हम प्रेशर सिस्टम की बात करें तो इक्वेटर के पास वाले इलाके में कैसा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर, इक्वेटर से दूर वाले इलाके में कैसा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर। ये प्रेशर बेल्ट बन गया, यानी इक्वेटर के पास वाले इलाके में हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा और इक्वेटर के दूर वाले इलाके में लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा, ठीक। और अगर हम इस प्रेशर के हिसाब से हवाओं के सिस्टम को एनालाइज करें तो वी विल फाइंड कि हवाएं जो होती है ना वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती हैं। हवा कहने से कहने बहेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, किधर से, एकदम रट लीजिए, हवा का मंत्र के तरह याद कर लीजिए एकदम, हवा जब बहेगी तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप यहां देखिए, इधर आप इलाके में देखोगे तो यहां पे आपको ये हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये वाला इलाका आपका लो प्रेशर का है। तो देखो ये हवाएं इस तरह से बहती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इस सब ट्रॉपिकल इलाका में ये वाला जो जोन होता है वो हाई प्रेशर पे डेवलप हो जाता है और ये वाला जो इलाका होता है वो लो प्रेशर पे डेवलप हो जाता है। तो अब इधर हवा इस तरह से बहती हुई दिखाई दे रही, ठीक है, आई बात समझ में। इधर अब यहाँ पे आपको ये हाई प्रेशर डेवलप हो गया, इधर आपको लो प्रेशर है, तो ऐसे हवा बहती हुई दिखाई दे रही। तो हवा जब भी बहेगी तो किधर से किधर बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि लोअर लैटिट्यूड से, यानी पोलर इलाके से हवा बह करके किधर आती है, इक्वेटर के पास आती है। तो आप जनरली ये देखोगे, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने आपको बताया कि प्लेन वाले इलाके से हवाएं जो होती हैं, पोल वाले इलाके से हवाएं इक्वेटर के तरफ बहती हुई दिखती है। अगर हम इसी को वर्टिकली अगर देख करके समझे, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस हो गया और ये आपका हायर एल्टीट्यूड हो गया, तो हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा, और लोअर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो यहां जैसे ही लो टेम्परेचर हुआ हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे आपको लो प्रेशर हो गया। तो अब हवा जो होगी वो इधर से ऐसे बहती हुई आएगी, यहां बहेगी, इस जगह पे आके सबसीड होगी, फिर इधर आपको ये आप देख रहे थे पोलर इलाका है, तो यहां आने के बाद हवा इस तरफ डिफ्लेक्ट होकर के बहेगी और फिर ये हवा इधर डिफ्लेक्ट होगी, यानी ये साइकिल आपका चलते रहता है। तो आप देखोगे क्या कि हायर एल्टीट्यूड से हवाएं लोअर एल्टीट्यूड के तरफ बह रही हैं, यानी हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर के तरफ बह रही हैं। फिर इधर पोल इलाका है,
ठीक है, तो इधर से हवा इक्वेटर की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे अब हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। हवा जब भी बह रही है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप देखोगे क्या कि धरती के नजदीक वाले एटमॉस्फेयर वाले इलाके में हमेशा लो प्रेशर का इलाका बना रहता है और ऊपर वाले एल्टीट्यूड में हमेशा हाई प्रेशर का जोन बना हुआ होता है। इसी के चलते यहाँ की हवाएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। यहाँ की हवाएं, ऊपर की हवाएं जो होंगी वो ठंडी होंगी और नीचे की हवाएं जो होंगी वो गर्म होंगी। तो गर्म हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे सबसीड करती हैं। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है, यानी हवा ठंडी होकर के इधर आएगी, यहां से गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से हवा का बहना कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो प्रेशर और विंड सिस्टम का ये असर पड़ता है हमारे अलग अलग क्लाइमेट पे कि अगर आप इक्वेटर के पास वाले इलाके में है तो आपको लो प्रेशर वाला इलाका मिलेगा और इक्वेटर से दूर वाले इलाके में हाई प्रेशर का इलाका मिलेगा। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी और जब वेट हवाएं आएंगी, गीली हवाएं आएंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी तो इन इलाकों में बारिश कराएंगी। अदरवाइज ड्राई हवाएं आएंगी तो वह बारिश नहीं कराती है। तो इस तरह से, ठीक है, जिधर आपको लो प्रेशर वाला इलाका है तो हाई प्रेशर से हवा आकर के उधर बारिश कराने का काम करती है, या फिर अगर मान लीजिए बारिश की बात हम छोड़ भी देते हैं तो जिधर आपको लो प्रेशर का इलाका मिल रहा है उधर गर्मी रहेगी और जिधर हाई प्रेशर का इलाका मिलेगा उधर ठंडी रहेगी। तो इस तरह से ये क्लाइमेट को इंपैक्ट करने का काम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेशर और विंड सिस्टम जो होता है किसी भी जगह का, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे और एल्टीट्यूड पे। मैंने दोनों बातें अभी यहाँ पे समझाई। यहाँ लैटिट्यूड के आधार पे आप देख सकते हो कि पोल्स से हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं। यहां एल्टीट्यूड पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाले एल्टीट्यूड से हवाएं नीचे वाले एल्टीट्यूड पे बहती हैं, क्योंकि ऊपर वाले एल्टीट्यूड पे हाई प्रेशर रहता है और नीचे वाले एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर रहता है। यहां पे आप देखेंगे पोल्स वाले इलाके में हाई प्रेशर रहता है, इक्वेटर वाले इलाके में लो प्रेशर रहता है। तो इधर यानी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है कि एक जगह का प्रेशर सिस्टम कैसा होगा और विंड सिस्टम कैसा होगा। ठीक, और ये दोनों चीजें जो हैं वो क्लाइमेट को काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करने का काम करती हैं। लो प्रेशर वाले इलाके गर्म होते हैं, हाई प्रेशर वाले इलाके ठंडे होते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये हमारा अगला क्लाइमेटिक कंट्रोल है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो अगला समझेंगे कि समुद्र से दूरी के चलते किसी एक जगह का क्लाइमेट कैसे अफेक्टेड होता है, ये देखेंगे। ठीक, आप देखो कि ये आपको समुद्र वाला इलाका हो गया और ये आपको लैंड वाला इलाका हो, ठीक है। तो इसको हम यहां पे अर्थ पे समझने का काम करेंगे। यहां देखिए फिगर में देखेंगे, ये मान लीजिए आपको अर्थ का ये बनावट हो गया। हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की दिखती है। ये आपको समुद्री इलाका रहा, ये आपको प्लेन्स इलाका रहा, ये प्लेट्यू रीजन और ये माउंटेनियस रीजन। हमारी अर्थ ऐसी ही दिखती है। ठीक, आ रही बात समझ में? ये आपको यहां पे मिलेगा सी लेवल, कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर हम देख करके समझने की कोशिश करें तो समुद्र से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये देखना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र से दूर जाने पर क्लाइमेट पे एक मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस देखने को मिलता है। जब जब हम समुद्र के नजदीक रहेंगे तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं ना, उन इलाकों में सालों भर एक जैसा प्रभाव पड़ा रहता है, एक जैसा इंफ्लुएंस बना रहता है क्लाइमेट का। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जनरली समुद्र के किनारे वाले इलाके जो हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट का एंजॉयमेंट करते हैं। एक जैसा क्लाइमेट रहेगा, सुबह में दिन में थोड़ी सी गर्मी, रात में थोड़ी सी ठंडी। लेकिन जैसे ही हम समुद्र से एकदम लैंड वाले इलाके में पहुंचते हैं तो वहां सिचुएशन एकदम बदल जाता है। जैसे ही हमारी दूरी बढ़ती है, समुद्र से दूरी बढ़ती है, तो इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो होता है, ठीक है, वो कम होने लगता है और लोग इन इलाकों में, प्लेन्स वाले इलाके में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का एंजॉयमेंट करते हैं। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब ये कि गर्मी के दिन में एकदम से गर्म कंडीशन और ठंडे के दिनों में एकदम से ठंडा कंडीशन। यानी समुद्र से दूर प्लेन्स वाले इलाके में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाता है और इधर आपको ओशनिक क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो ओशनिक क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब एक जैसा मौसम सालों भर पड़ने वाला स्थिति। और कंटिनेंटल कंडीशन का मतलब क्या कि गर्मी के दिन में खूब सारा गर्मी पड़ेगा और ठंडे के दिनों में खूब सारा ठंडा भी पड़ेगा। तो समुद्र से दूरी इस तरह से हमारे क्लाइमेट को इंपैक्ट डालती है कि समुद्र के आप नजदीक रहोगे
एक जैसा क्लाइमेट रहेगा, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहेगा। आप भारत में भी इसका एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो। जितने समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, आप मुंबई जाओ, आप कोलकाता जाओ, आप चेन्नई जाओ, आप केरल के किसी शहर में जाओ, तो उन जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक जैसा क्लाइमेट सालों भर रहता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं आती और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं आता। लेकिन वहीं नॉर्दर्न प्लेन के राज्यों में आइए, गर्मी भी जब आएगी तो एकदम पीक वाली गर्मी आएगी, इतनी गर्मी की गर्मी की छुट्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। ठंडा का मौसम आएगा, एकदम पीक वाला ठंडा मौसम आएगा, जबरदस्त ठंडा पड़ेगा, बारिश भी उसी तरह से पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देखते हैं कि समुद्र से दूर जाने पर क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो कंटिनेंटल होने लगता है, और समुद्र के नजदीक रहने पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो ओशनिक रहने लगता है। ओशनिक मतलब एक जैसा क्लाइमेट, कंटिनेंटल मतलब बदलते रहने वाला क्लाइमेट। तो ये असर पड़ता है आपको समुद्र से दूरी का। आगे देखेंगे हम लोग ओशन करेंट्स। ओशन करंट जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में काम करती है। ओशन करंट का मतलब क्या? धाराएं, ठीक है, यानी समुद्र में उठने वाली जो करंट्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, हवाएं होती हैं, उन हवाओं को हम लोग ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। आप इधर देखिए, इस फिगर के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट ओशन करंट्स को आप देख सकते हैं। जितना आपको रेड कलर वाले ये डायरेक्शन वाले हवाएं दिखाई गई हैं, ये सभी वार्म वाटर करंट्स हैं। क्या है ये? वार्म वाटर करंट्स है, ठीक है। यानी वाटर सरफेस पे उत्पन्न होने वाली करंट को, धाराओं को हम लोग ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। तो जितना रेड कलर वाला है सब वार्म वाटर करंट है, और जितना ब्लू वाला है ये सब कोल्ड वाटर करंट। ये सब क्या है? कोल्ड वाटर, ठीक। तो अब देखेंगे ओशन करंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। यानी कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करने का काम करती हैं ये धाराएं। एग्जांपल के तौर पे कोई भी कोस्टल एरिया, ठीक है, जिसमें या तो वार्म वाटर करंट बन रहा हो या कोल्ड वाटर करंट बन रहा हो, ठीक है, फ्लोइंग पास्ट इट, इट विल बी वार्म और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। मतलब यह है कि अगर समुद्र के किनारे वाला कोई इलाका है तो उस इलाके के तरफ अगर वार्म करंट आ रही है तो वहां के मौसम को वार्म कर देंगे, ठीक है, और अगर कोल्ड करंट आ रही है तो वहां के मौसम को कूल करने का काम। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये करंट्स जो हैं वो एक जगह के क्लाइमेट को काफी ज्यादा असर कर रही हैं। अब इन करंट्स का एक्चुअली में क्या क्या असर पड़ता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, ये हमारी समझने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन करंट्स ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट पे इन ओशन करंट का क्या असर पड़ता है? तो ये बेसिकली इन 5 तरह के, ठीक, इंपैक्ट डालने का काम करती है। सबसे पहले ओशन करंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करती है। यानी जब कभी किसी एक इलाके में वार्म करंट्स आ रही हैं तो वो वहां की हीट को बढ़ाने का काम करती है, और जब कूल करंट्स आ रही हैं, कोल्ड करंट्स आ रही हैं, तो वो एक जगह के हीट को कम करने का काम करती है। तो हीट पे इनका क्या असर पड़ेगा कि अगर वार्म करंट आएगा, वार्म करंट बराबर हीट जो होगा वो इंक्रीज होगा। हीट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर कोल्ड करंट आएंगी तो ये हीट जो होगा बाबू, ये हीट ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। फिर टेम्परेचर को भी रेगुलेट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। यानी करंट्स, यानी जो वार्म करंट्स होती हैं वो टेम्परेचर को रेज करने का काम करती हैं, और जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो टेम्परेचर को कूल करने का काम करती हैं या डिक्रीज कराने का काम करती हैं। अब जब देखिए, जब जो हॉट वाटर करंट्स होती हैं, वार्म वाटर करंट्स जब समुद्री इलाकों से होकर के बहती हैं तो ये समुद्र से मॉइस्चर को उठाने का काम करती हैं। तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं, ये गर्म हवाएं वेट होती हैं, गीली होती हैं। कैसी होंगी? गीली होंगी, वेट होंगी। तो वही गर्म और गीली हवा जो है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये जिन जिन इलाकों से होके बहेंगी उन उन इलाकों में ये बारिश कराने का काम करती है। एनी डाउट? नो डाउट। क्या मैंने कहा कि जब गर्म धाराएं होती हैं, गर्म करंट्स होती हैं, तो वो अपने साथ समुद्र के ऊपर से बहते हुए मॉइस्चर लेके आती हैं, और जिन जिन इलाकों में जाएंगी वहां पे बारिश कराने का काम करेंगी। लेकिन वहीं अगर
कोल्ड करंट्स बहेंगी तो कोल्ड करंट्स में मॉइस्चर को कैरी करने की क्षमता नहीं होती है। ये हवाएं जो होती हैं वो ड्राई एयर्स होती है, ड्राई एयर होती है। तो ड्राई एयर में कोई मॉइस्चर नहीं होता है। कोल्ड हवाएं ड्राई होती हैं, ठंडी हवाएं सूखी होती हैं, गर्म हवाएं गीली होती हैं, यानी गर्म हवाओं में मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर वाली हवा बारिश कराती है, लेकिन वहीं अगर सूखी हवा है, ठंडी हवा है, तो उसमें बारिश कराने की ज्यादा क्षमता नहीं होती है। तो ये प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स को भी काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करती है। जब जब गर्म और गीली हवाएं जिधर जिधर भी जाएंगी उधर उधर बारिश होगा, और जिधर ठंडी और सूखी हवाएं जाएंगी उधर बारिश नहीं होगा। क्लियर है? ओके। विंड पैटर्न्स को भी ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। जाहिर सी बात है, ये हवाएं तो हैं, धाराएं, ये क्या करेंगी? अब जब गर्म हवाएं रहेंगी तो वो गीली होंगी, मॉइस्चर लेके बहेंगी, लेकिन अगर ठंडी हवाएं होंगी तो वो सूखी होकर के बहेंगी, उनमें ड्राइनेस होगा। आ रही बात समझ में? तो जब गर्म और गीली हवाएं होती हैं तो वो मानसून को उन इलाकों में बुलाती हैं बारिश कराने के लिए, लेकिन अगर आपको ठंडी हवाएं होंगी और ड्राई होंगी तो वो जनरली बारिश को अवॉइड करती हैं। तो इस तरह से इन पांचों चीजों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं ओशन करंट्स। तो हमने यहां देखा कि ओशन करंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो इस तरह से हमने बाबू अपने सारे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को देखने का काम करें। इसमें सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिलीफ फीचर्स, यानी रिलीफ फीचर्स जो है वो कैसे हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये हमें देखना है। ठीक, तो एक जगह का रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या? रिलीफ का मतलब होता है किसी भी एक जगह का लैंडफॉर्म, किसी भी एक जगह का लैंडफॉर्म इज द रिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो एक जगह का रिलीफ जो होता है ये भी, ठीक है, किसी एक जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, जो हाई माउंटेनियस इलाके होते हैं, ठीक है, जो हाई माउंटेनियस इलाके होते हैं, ठीक ना, वो आपको बैरियर का काम करते हैं कोल्ड और हॉट दोनों हवाओं के लिए, ठंडी और गर्म दोनों हवाओं के लिए। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो बैरियर्स का काम करते हैं, और दोनों ही जिन इलाकों में ये पहाड़ पाए जाते हैं इन इलाकों में इन हवाओं को घुसने से रोक देते हैं, जिसके चलते इन इलाकों में इनका असर कम पड़ता है, इनका असर कम पड़ता है। ठीक, आई बात समझ में? ये पहाड़ी इलाके जब आपको समुद्र से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये इन इलाकों में बारिश भी करा सकती हैं, लेकिन अगर ठंडी हवाओं को इधर से आने पे ये रोक रही हैं तो इनको ठंडी से बचा भी सकती हैं। तो अगर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन ये माउंटेनियस है तो उन इलाकों में बारिश कराने में भी ये मदद करेंगे और आपको ये बारिश को रोकने में भी मदद करेंगे, ठंडी को रोकने में भी मदद करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यानी कहने का मतलब है कि ये कई बार प्रिसिपिटेशन कराने में मदद भी करती हैं और कई बार ये रेन बियरिंग हवाओं को रोकने में भी अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक, द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स ड्राई। ठीक है, यानी माउंटेनियस इलाके के जो पीछे वाले साइड होते हैं वो जनरली सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं। तो आप देखोगे कि किसी भी एक जगह का जो रिलीफ फीचर होता है, चाहे वो जगह कोई भी हो, वो जगह कोई भी हो, उस जगह का रिलीफ फीचर जो होता है वहां के क्लाइमेट को काफी ज्यादा डिसाइड करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप समुद्र के पास वाले इलाके में रह रहे हो तो आपको एक जैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक, आप प्लेन्स इलाके में आते हो तो इधर आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठंडी भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी और बारिश भी होगी। ठीक, प्लेट्यू रीजन में जाते हो फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गर्मी देखने को मिलता है, बारिश की मात्रा एकदम कम हो जाती है इधर वाले इलाके में। माउंटेनियस इलाके में भी फिर आपको जनरली कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो हर जगह का रिलीफ जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का होता है और पर्टिकुलर रिलीफ फीचर होने के चलते हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे हम लोग देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी अब नया टॉपिक हमारा शुरू होगा। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को हमने पढ़ लिया, अब हमारा शुरू होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट, यानी इंडिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर देखेंगे लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करता है। तो देखिए, अगर आप इंडिया का लोकेशन अर्थ पे देखोगे, यहां इस फिगर के अंदर में आप समझिए,
ये आपको अर्थ है, ये इसका इक्वेटर हो गया, ये हमारा इंडिया दिख रहा है। इसको हाईलाइट करके इधर बड़ा सा इंडिया आपको दिखा। तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में फैला हुआ कंट्री है। यानी इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, और इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड। ठीक, एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पाया जाता है, और इंडिया को ठीक दो पार्ट में बांटने का काम करता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये वाला लाइन जो है वो इंडिया को ठीक दो पार्ट में बांटने का काम करता है। अब यहां अर्थ पे समझिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या देखोगे, इसके नीचे वाला जो जोन है बबुआ, ये टोरिड जोन है, यानी ट्रॉपिकल जोन है। यहां मैक्सिमम गर्मी पड़ रहा है, क्यों? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। तो हाई वाला जो इलाका है इंडिया का, ये ट्रॉपिकल जोन में आ गया। कहां आ गया? ट्रॉपिकल जोन में। तो इधर जितना भी राज्य पड़ेगा, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितना राज्य आप लेकर के देखिएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पोजीशन में लोकेटेड है, इस सब के सब गर्म क्लाइमेट वाले इलाके हैं, एकदम गर्म। और आप देखोगे इसके ऊपर जो इलाका दिख रहा है ये टेम्परेट जोन है ना, टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन है। तो ये टेम्परेट जोन के इलाके हो गए भारत के। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब दो पार्ट में इंडिया को बांटता है तो क्लाइमेट भी ठीक ठीक बढ़ जाता है। कैसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाले पार्ट में ज्यादा गर्मी और इधर कम गर्मी, यानी यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इस तरह से लैटिट्यूड का असर हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो पार्ट में बांट देता है, एक ट्रॉपिकल जोन और एक सब ट्रॉपिकल जोन में, जिसमें एक इलाके में मैक्सिमम गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, दूसरे इलाके में कम गर्मी पड़ती है। अगला हम देखेंगे लैटिट्यूड का क्या असर पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट में। इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में लैटिट्यूड कैसे इंपैक्ट डालता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, तो देखिए लैटिट्यूड, जैसा कि हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी आप देखोगे कि भारत में, ठीक है, अलग अलग एल्टीट्यूड के लोकेशंस मौजूद हैं। हिमालयन पहाड़ जैसे इलाके हाइयर एल्टीट्यूड्स वाले इलाके भी हैं, जबकि समुद्र से सटे हुए शहर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो हिमालयाज जो हाइयर एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं, ठीक, ये नॉर्थ से आने वाली कोल्ड हवाओं को भारत में रोक देते हैं। ये हवाएं सेंट्रल एशिया से आती हैं, तो इनको इंडिया में इंटर करने से रोक देते हैं, जिसके चलते एक मैक्सिमम जो ठंडा पड़ने वाला था भारत में वो नहीं पड़ता है। यानी भारत में हायर एल्टीट्यूड वाले इलाके होने का ये फायदा होता है, ठीक है, कि आप देखोगे हायर एल्टीट्यूड होने के चलते ये फायदा होता है कि हिमालयन पहाड़ नॉर्थ से आने वाली हवाओं को रोक देते हैं और ठंडी से हमें बचाते हैं। ठीक, और अगर आप देखोगे समुद्र से आने वाली जो बारिश वाली हवाएं होती हैं उनको भी भारत में ही रोक देते हैं हिमालयन माउंटेन, और भारत में बारिश कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो वही बात है कि ये रोक देती है, क्यों? क्योंकि ये माउंटेन्स जो हैं ये आपको इनके रोकने के चलते ही भारत का जो इलाका है थोड़ा माइल्डर विंटर को रिसीव करता है, नहीं तो मैक्सिमम ठंडा पड़ता अगर उत्तर से हवाएं आ जाती तो। और अगर हिमालयन माउंटेन नहीं होते, ये माउंटेनियस जो इलाके हैं, ये इलाके इधर से आने वाली हवाओं को रोक देते हैं, और इधर से जो भारत में हवाएं घुसती हैं, मॉनसूनी हवाएं, ये मॉनसून विंड्स जो घुसती हैं, तो मॉनसून विंड्स को देश में ही रोक देती है, इधर ही रुको, इधर ही बारिश कराओ। अगर पहाड़ नहीं होते तो ये हवाएं इधर से बाहर निकल जाती, तो भारत में जितनी बारिश मिलती है वो बारिश नहीं होती, और इधर की हवाएं अगर भारत में घुस जाती पहाड़ के ना होने से, तो इतना ठंडी पड़ता कि हमारा भारत भी आपको एक ठंडा आइलैंड की तरह बन जाता। तो इस तरह से हायर एल्टीट्यूड होने का हमारा फायदा मिलता है। और साथ ही साथ अगर इंटीरियर ऑफ द कंट्री की भी बात हम करें तो अलग अलग एल्टीट्यूड पे हमें अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है। सबसे लोअर एल्टीट्यूड समुद्र के किनारे वाले पार्ट में, तो वहां पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट मिलेगा। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं प्लेन्स इलाके में मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट मिलता है, और ऊपर आते हैं हिली एरियाज में, माउंटेनियस इलाके में, तो उधर आपको थोड़ा सा कूल क्लाइमेट मिलता है। ठीक,
तो यहाँ आप इंपैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड इस फिगर से भी समझ सकते हो कि हिमालयाज जो होते हैं वो बैरियर के रूप में काम करते हैं, कोल्ड हवाओं को इंटर नहीं करने देते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने लगता है, यानी लॉन्गर हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे हमें कूल टेम्परेचर वाले इलाके देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ cause heavy rainfall in the northern and northeastern part of the country, यानी हिमालय की पहाड़ ये मानसूनी हवाओं को भारत में रोक करके भारत के नॉर्दर्न प्लेन इलाकों में और नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में काफी तेज बारिश कराने में भी मदद करता है। तो ये रहा इंपैक्ट आपको एल्टीट्यूड का भारत के क्लाइमेट पे। तो भारत के क्लाइमेट पे हमने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ये दोनों इंपैक्ट देख लिए। अगले सेशन के अंदर में हम आगे अपने डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भारत के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं उसकी बात हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप लोग बहुत अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।